नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अविनाश सिंह। स्वागत है आपका स्टडी बडी में। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स पे। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सालों से ये टॉपिक क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि सिविल सर्विसेज में जो इनहेरेंट कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं जिनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि सिविल सर्विसेज में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कोरोना के कारण सिविल सर्विसेज के किन प्रॉब्लम्स पर से पर्दा उठ गया है। ये टॉपिक यूपीएससी मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना वायरस के कारण सिविल सर्विसेज में कुछ जो इनहेरेंट वीकनेसेस हैं वो एक्सपोज हो चुकी हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट डिबेट सालों से चलते आया है, वो डिबेट एक बार फिर से आगे सामने होके आ रहा है। तो इस सिचुएशन में ऐसी बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स आई हैं जिनका सॉल्यूशंस हम लोगों को निकालना होगा। हम लोगों को खुद सोचना होगा कि क्या एक पब्लिक सर्वेंट को किस तरह से काम करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए पब्लिक में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि चैनल में गिव अवे स्टार्ट किया गया है और जो लोग वीडियो को देखने के बाद वीडियो के बीच में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस का सही आंसर दे रहे हैं, उनको हमारे चैनल की तरफ से गिफ्ट दिया जा रहा है। और कुछ लोग जो कमेंट कर रहे हैं उनको भी गिफ्ट दिया जाएगा। जो बेस्ट कमेंट करेगा उनको हमारे चैनल की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। और चैनल का 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने के बाद एक क्विज भी करवाया जाएगा जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गिफ्ट रहेगा। और जो लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आएंगे क्विज में, उनको चैनल की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कुछ न्यूज निकल के सामने आ रही थी जिसमें कि हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स ने स्ट्राइक कर दिया था, ये कहते हुए कि जो आईएएस ऑफिसर हैं वो उनके सुपीरियर्स होते हैं, ऐसे सिचुएशन में वो इंचार्ज हैं प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में। लेकिन वो प्रॉब्लम वहां पर क्यों आ रहा था, वो लोग स्ट्राइक क्यों किए थे, उनका कहना था कि जो आईएएस ऑफिसर आ रहे हैं वो डॉक्टर से बहुत बुरी तरह से व्यवहार कर रहे थे, उनको गालियां तक दे रहे थे, जो कि बिल्कुल ही एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। और एक आईएएस ऑफिसर को इस तरह से गाली देना शोभा नहीं देता है। ये लोग इसके बावजूद ये काम कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। जब वो एथिक्स पेपर 4 पढ़ने के बावजूद ये सब काम हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एथिक्स पेपर 4 सिर्फ इन थ्योरी ही काम आ रहा है। पेपर 4 को प्रैक्टिकली हम अप्लाई होते हुए नहीं देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक और केस निकल के सामने आया था। त्रिपुरा के डीएम ने जाके शादी रुकवा दी थी और वहाँ के गेस्ट से बहुत बुरी तरह से उन्होंने बर्ताव किया था। ठीक है, शादी रुकवाई थी, ये उन्होंने अपना ड्यूटी पूरा किया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन हो रहा था, वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। लेकिन जिस तरह से उन्होंने वहां पर आए हुए गेस्ट के साथ व्यवहार किया, वहां के पंडित को थप्पड़ भी मारा था और देखा जा सकता है कि लोगों को गालियां देते हुए और धक्के देते हुए वो दिख रहे हैं। तो ये एक अच्छा व्यवहार नहीं माना जाएगा और कोई एक आईएएस ऑफिसर से इस तरह से व्यवहार एक्सपेक्ट नहीं करेगा। आप खुद सोचिए कि शादी विवाह का जो माहौल होता है, एक शादी जो होता है आदमी के लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन में से एक होता है। आदमी के लाइफ में कुछ ही इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण दिन है वो आते हैं, जैसे कि एक हो गया शादी, जहां पर उसके सारे गेस्ट आते हैं, वो उसके लिए सबसे हैप्पी मोमेंट होता है। लेकिन वैसे सिचुएशन में जाके इस तरह से बुरा व्यवहार करके शादी को पूरी तरह से रुकवा देना, या उसको पूरी तरह से, आप वहां पर देख सकते हैं कि उन फैमिली मेंबर्स के ऊपर क्या बीता होगा, उनका कितना इंसल्ट हुआ होगा। हालांकि डीएम को बाद में सस्पेंड किया गया था, लेकिन ये कोई बात नहीं हुआ है कि पहले जाके किसी को 2 तमाचा मार दीजिए, उसके बाद उसको सॉरी बोल दीजिए। तो पहले किसी को 2 थप्पड़ मार के उसको सॉरी बोल देने से आपका गलती नहीं सही हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी है उसमें इसी तरह से जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं व्यवहार करते हैं, अपने आप को राजा की तरह समझते हैं और लोग उनकी प्रजा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेडिशनल राजा की तरह बिहेव करने लगे। ट्रेडिशनल राजा क्या बोलता था? आई एम द किंग एंड माई वर्ड इज द लॉ, है ना। तो ऐसा नहीं है, देश में कानून है, संविधान है, आपको संविधान के हिसाब से चलना है। देश का जो कानून है उस कानून के अंदर रह के चलना है। कानून सबके लिए बराबर है और इसीलिए कानून की देवी के आंखों पर पट्टी बांधी जाती है
क्यों? वो क्या दर्शाता है? वो यही बात दर्शाता है कि कानून सबके लिए एक है, कानून अंधा नहीं है। पट्टी इसलिए बांधा जाता है कि कानून की नजर में गरीब, अमीर, पावरफुल, वीक सब बराबर हैं। इसीलिए कानून के जो देवी होती है उनकी आंखों पे पट्टी होता है। लॉ इज इक्वल फॉर ऑल। तो इस सिचुएशन में हम देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक मॉडल था वो बनाया गया था मैक्स वेबर के द्वारा। और मैक्स वेबर कौन थे? मैक्स वेबर एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। तो पहले हम थोड़ा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, मैक्स वेबर के बारे में, ताकि ये लेक्चर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाए और जो जनरल जो अदर ऑप्शनल के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहे। तो मैक्स वेबर का कहना था कि जो लाइफ में जो सोसाइटी में इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, कॉम्प्लेक्सिटी जो बढ़ रही है, उसके साथ ही लोगों का डिमांड भी बढ़ेगा। लोगों को बेटर ब्यूरोक्रेसी, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन और बेटर गवर्नेंस का जरूरत होगा। इसके कारण क्या होना चाहिए? इसलिए एक ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऐसा होना चाहिए, एक ब्यूरोक्रेट को ऐसा होना चाहिए जो एपॉलिटिकल हो। एपॉलिटिकल का मतलब कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में नहीं हो। दूसरा है ब्यूरोक्रेसी हायरार्की का जो हायरार्की है वो ऑर्गेनाइज्ड हायरार्की होना चाहिए। जिस तरह से आप इस बुक शेल्फ को देख रहे हैं, इस बुक शेल्फ में सारा बुक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखा हुआ है, उसी तरह से ब्यूरोक्रेसी भी होना चाहिए जिसमें सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो और उसमें सब कुछ एक फॉर्मल तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो, उसमें एक फॉर्मल प्रोसीजर हो। ये नहीं कि कोई किसी के पास भी ऐसे ही चला जाए। और यहाँ पर ये भी है कि जो स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो क्या कर सकते हैं? जो स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेट हैं वो प्रॉब्लम को बहुत आसान, बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। मान लीजिए कि कोई अगर मेडिकल का फील्ड से है और उसको मेडिकल के मान लीजिए कोई डॉक्टर है और उसने आईएएस का एग्जाम दिया, वो अगर आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लेता है और उसको मेडिकल फील्ड में रखा जाता है, तो मेडिकल के प्रॉब्लम्स को या मेडिकल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करने में वो ज्यादा एफिशिएंटली उसको सॉल्व कर पाएगा, ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएगा। और वहीं पर अगर कोई जनरलिस्ट रहेगा तो वो सिचुएशन को उस तरह से हैंडल नहीं कर पाएगा, वो चीजों को उस लेवल पे समझ नहीं पाएगा। और लॉजिकल रीजनिंग के करके एक स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेट क्या करेगा कि प्रॉब्लम्स को ज्यादा बेटर तरीके से सॉल्व कर पाएगा। साथ ही जो एक एंट्रेंस्ड पैट्रोनेज होता है ब्यूरोक्रेसी में, उसको भी एक स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेट कम कर पाएगा। और प्रॉब्लमैटिक डिसीजन मेकिंग जो होता है वो भी कम होगा इसी के कारण। साथ ही जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है उसका एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा अगर कोई स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेट होगा तो। और क्या होगा? आर्बिट्रेरीनेस को रिड्यूस किया जा सकता है, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करेगा वो ब्यूरोक्रेट, साथ ही डिस्क्रेशन को भी लिमिट कर सकता है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी होने का कुछ बेनिफिट्स है। अब हम ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी के फीचर्स और उसके प्रॉब्लम्स को जानेंगे। तो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी में क्या है? ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी में वही राजा महाराजा वाले के समय से जो चलते आ रहा है, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा समय में थे। ब्रिटिशर्स के समय में जो था ब्यूरोक्रेट, वो जाके क्या बोलता था? दुगना लगान देना पड़ेगा। तो अब किसानों को दुगना लगान देना पड़ेगा। तो इस तरह से एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये चीज नहीं चल सकता है ना? अगर आप एक पब्लिक सर्वेंट है तो आपको पब्लिक सर्वेंट की तरह काम करना पड़ेगा। आपको लोगों के भलाई के बारे में सोचना होगा। ये नहीं कि हम गए एकदम सीना तान कैसे अपना पावर दिखा रहे हैं लोगों को, तो ये गलत बात है। आप लोगों को दबा नहीं सकते हैं। आपको रखा गया है लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ये नहीं अपना पावर दिखा के लोगों को डराने के लिए। हालांकि कुछ ब्यूरोक्रेट्स करते हैं और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे भी हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट को या जहां पर वो पोस्टेड है उसको एकदम ऊंचाई तक लेके जाते हैं। एक आईएएस ऑफिसर का अभी न्यूज आ रहा था जिन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट को ऑक्सीजन सफिशिएंट बना दिया था। तो ऑफिसर्स को वैसा होना चाहिए जो सोसाइटी के लिए काम करें, सोसाइटी पे अपना पावर दिखाएं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या है? ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी में पोजीशन को वैल्यू दिया जाता है, वहां पे स्पेशलाइजेशन को नहीं, पोजीशन को वैल्यू दिया जाता है। कुर्सी का महत्व है। ये किसी मूवी में जाके हीरो बोलता है ना कि हम ये कुर्सी को सैल्यूट मारते हैं, ये आदमी जो उस पे बैठा हुआ है उसको सैल्यूट नहीं कर रहे हैं। तो वही है ब्यूरोक्रेसी में, ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी में कुर्सी को वैल्यू दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए? जो आदमी काम कर रहा है उसको वैल्यू दिया जाना चाहिए। लीडरशिप ऑफ फंक्शन, नॉट लीडरशिप ऑफ पोजीशन। लीडरशिप ऑफ फंक्शन में क्या होता है? लीडरशिप ऑफ फंक्शन में ये होगा कि एक आदमी जिसके पास एक्सपर्ट नॉलेज है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। मान लीजिए कि कोविड का प्रॉब्लम सिचुएशन में किसी हॉस्पिटल में
एक ब्यूरोक्रेट को पोस्ट किया गया, सॉरी, एक एरिया के हॉस्पिटल्स को देखने के लिए, उस एरिया के कोविड सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए किसी ब्यूरोक्रेट को रखा गया, और वो ब्यूरोक्रेट अगर मेडिकल बैकग्राउंड है तो वो प्रॉब्लम को ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएगा। वो ये भी समझ पाएगा कि किस तरह से वहाँ के डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनके कैसे सिचुएशन में काम कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स का मेडिकल कंडीशन क्या है, मेंटल कंडीशन क्या है। बहुत सारे डॉक्टर्स अभी बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन से भी गुजर रहे हैं ऐसे सिचुएशन में, कोरोना का जो अभी सिचुएशन चल रहा है। तो इस हिसाब से एक लीडर का रोल क्या होना चाहिए? एक लीडर का रोल ये होना चाहिए कि वो ऑर्डर इशू करने के बजाय प्रॉब्लम को देख के सॉल्व करे, सिचुएशन के हिसाब से काम करे। वही जैसा कि आपको पहले एग्जांपल दिए थे कि वो ऑफिसर जाके डॉक्टर्स को गाली दे रहा था, उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहा था, और जिसके कारण पूरा डॉक्टर्स स्ट्राइक कर दिए। तो वही ऑफिसर अगर अच्छे से उन डॉक्टर्स के साथ बिहेव करता और डॉक्टर्स के प्रॉब्लम को भी समझने की कोशिश करता वहां पर, इंस्टेड ऑफ ऑर्डर इशू करने के जगह पे, तो वो डॉक्टर्स उससे खुश होते, समझते कि हाँ भाई ये मेरा प्रॉब्लम समझ रहा है, अच्छी बात है। उनको थोड़ा एनकरेजमेंट मिलता। डॉक्टर्स को एनकरेज करना चाहिए था वहां पे, ऑर्डर इशू करने के बजाय। ठीक है, आदमी है, सब डॉक्टर भी आदमी है, वो अपना पूरा मेहनत कर रहा है। सबसे ज्यादा तो पेशेंट के पास डॉक्टर ही जा रहा है, डॉक्टर को इन्फेक्ट होने का चांसेस ज्यादा है, वो अपना जान को दाव पे लगा के काम कर रहा है वहां पे। तो डॉक्टर को चाहिए कि आप उसको थोड़ा क्रेडिट दें, ना कि उसके बदले आप उसको गाली दें। और वही अगर एक जनरलिस्ट को रखा जाएगा तो क्या होगा, वो इनोवेशन करने में भी पीछे हटे रहेगा, इनोवेशन नहीं करेगा। तो अगर आप रूल पर ही एकदम रिजिडली टिके हुए रहेंगे तो क्या होगा, इनोवेशन नहीं हो पाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स कुछ हैं ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोविड के कारण जो प्रॉब्लम्स सामने आए हैं वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर को काम करना पड़ रहा है एक जनरलिस्ट के अंडर में। एक जनरलिस्ट जिसके पास कोई आइडिया नहीं है कि ये मेडिकल में फील्ड में उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसको मेडिकल का कोई नॉलेज तो एकदम ऑब्वियसली नहीं होगा जब तक कि वो खुद डॉक्टर नहीं हो। तो यहाँ पर अगर एक ऐसा कैंडिडेट जो कि यूपीएससी, जो कि मेडिकल बैकग्राउंड से हो, जो कि डॉक्टर हो, और वो यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बना हो, तो वैसा डॉक्टर अगर आईएएस होगा तो वो ज्यादा बेटर तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, थोड़ा डॉक्टर से एम्पैथेटिक होगा, है ना, सहानुभूति रखेगा। अब कुछ प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि कोविड के कारण बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना है कि प्राइवेटाइजेशन कर देने से अच्छा हो जाएगा, लेकिन प्राइवेटाइजेशन करने से प्रॉब्लम क्या आ सकता है, कि प्राइवेटाइजेशन करने से ये प्रॉब्लम आएगा कि इंडिया में सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, साथ ही रीजनल वेरिएशन भी है, रीजनल वेरिएशन इन डेवलपमेंट। तो क्या होगा कि एक तो आपका स्टेट अच्छे तरह से डेवलप नहीं है, आपका कंट्री पूरी तरह से डेवलप नहीं है, प्लस आप अगर वहां पे प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं तो जो थोड़ा इलिटरेट लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे नहीं। गरीब कभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत कम जाता है, गरीब हमेशा प्रेफर करता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको ट्रीटमेंट सस्ता मिल जाता है, दवाई का जो खर्च लगता है उसको लगता है, वो भी सब्सिडाइज्ड रेट पे दवाई भी मिल जाती है हॉस्पिटल्स में। एक्सरे वगैरह का भी उसको कम पैसा देना पड़ता है। तो जहां पर आपके पास इतने ज्यादा गरीब लोग हैं, वहां पे आप पूरी तरह से प्राइवेटाइज नहीं कर सकते हैं। पूरा प्राइवेटाइज अगर करिएगा तो प्राइवेट कंपनी को प्रॉफिट चाहिए होगा, प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट लेगा कहां से? पेशेंट से ही लेगा। तो आप ऐसे सिचुएशन में पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते हैं। फर्दर कोविड-19 का जो सिचुएशन है उससे हमें ये भी समझ में आया है कि प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अच्छी तरह से हेल्थ डिलीवरी पब्लिक सर्विस डिलीवरी नहीं कर पाया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है वे फॉरवर्ड, और हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ने का क्या तरीका है? तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल है वो है मॉडल ऑफ न्यू पब्लिक गवर्नेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा कि लोग साथ मिलकर काम करें, वर्क टुगेदर। एकता में ही बल है, तो साथ मिलकर काम कीजिए। जैसे कि अगर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिल के काम करता है, साथ ही प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और एनजीओ मिल के काम करते हैं, तो पब्लिक सर्विस को बेटर डिलीवरी कर पाएंगे। यहाँ पर और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि एक नेटवर्क बनाया जाए जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स भी हो और सोशल एक्टर्स भी हो, जैसे कि एनजीओस अलोंग विद प्राइवेट सेक्टर।
अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो क्या करेगा, गवर्नमेंट का सिर्फ काम ये रहेगा कि गवर्नमेंट उसको दिशा निर्देश दे। यानी कि एक खुद ड्राइवर के सीट पे जैसे अभी गवर्नमेंट गाड़ी चला रहा है, वैसे ड्राइवर सीट पे गवर्नमेंट नहीं रहेगा, ड्राइवर सीट पर वो लोग रहेंगे, वो लोग चलाएंगे। गवर्नमेंट सिर्फ ये बताएगा, जीपीएस की तरह काम करेगा गवर्नमेंट कि आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए, गवर्नमेंट गाइडेंस देगा। तो ऐसे अगर ऐसा किया जाए तो ये एक अच्छा मॉडल एक अच्छा मॉडल बन के उभर सकता है। और सिविल सोसाइटी जो है, एनजीओज हैं, उनके रोल को भी इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा, उनको वैलिडिटी देना पड़ेगा। और ब्यूरोक्रेसी के बिहेवियर में भी थोड़ा चेंज का जरूरत है। कैसा जरूरत है, हम अभी लेक्चर में पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार एक चीज को नहीं बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ओपननेस टू रिफॉर्म के लिए ओपन रहना पड़ेगा कि अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हम थोड़ा रिफॉर्म कर लिया जाए। ये नहीं कि रिजिड रहें तो रिजिड रहें, नहीं भाई हमारा है तो है, हम नहीं कुछ करेंगे, जाइए जो करना है कर लीजिए। तो ऐसा सिचुएशन अगर रहेगा तो नहीं होगा। अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो वहां पर रिफॉर्म लाइए, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। अब नहीं तो बैठ गए चेयर पे, नहीं भाई हमारा चेयर है, हम नहीं छोड़ेंगे, हमारे पास चेयर का पावर है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि और भी ज्यादा सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना। एक थप्पड़ किसी को मारिएगा तो वो भी आपको 2 थप्पड़ मार सकता है। तो इस तरह से क्या होगा, आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, है ना। आप किसी का एक आंख फोड़ेंगे तो आपका दोनों आंख फोड़ दिया, हो गया। ऐसे ही चलते रहेगा तो ये अच्छा बात नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। लोगों को मिलजुल के काम करना चाहिए और रिफॉर्म के लिए ओपन रहना चाहिए कि हाँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना चाहिए। लैटरल एंट्री जो कि अभी गवर्नमेंट लाई है वो एक अच्छा कदम है और इसको अप्रिसिएट किया जाना चाहिए। और भी लैटरल एंट्री में स्पेशलिस्ट को रिक्रूट किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये एक अच्छा डिसीजन होगा क्योंकि वो सारे लोग जिनका रिक्रूटमेंट हो रहा है वो सारे एक्सपर्ट्स हैं अपने फील्ड के। और देखिए इसका एक एग्जांपल ये भी है कि जो भी इंडिया में बहुत बड़े रिफॉर्म्स आए हैं वो इन्हीं लोगों के द्वारा किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्हें आउटसाइडर्स भी बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी में। तो जैसा कि हम देखेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन, व्हाइट रेवोल्यूशन वर्गीस कुरियन, आधार इनेबल्ड सर्विसेज नंदन नीलेकानी, और IT रिवॉल्यूशन सैम पिट्रोदा। तो ये सारे कोई पब्लिक सर्वेंट IAS ऑफिसर्स नहीं थे, ये सारे लोग खुद से पब्लिक के लिए काम कर रहे थे, है ना। सिविल सोसाइटी के लोग थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग थे। तो ऐसे लोगों के द्वारा इन सारे चीजों को आगे बढ़ाया है। जैसे अमूल देखिए, मदर डेयरी देखिए, ये सारी चीज कोऑपरेशन से ही हुआ है। तो ऐसे करने में फायदा है, आप देख सकते हैं। ये क्या है, ये प्रूवन है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग स्टडी बडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी बडी।